अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड और मैं हूं रुखशान मीर। आज की अहम खबरों पर हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में सवाल पूछा गया कि फैजाबाद धरने का मास्टरमाइंड कौन था। क्या पीटीआई चेयरमैन को जेल में स्लो पॉइजनिंग दी जा रही है? उनके वकील ने कल जो गुफ्तगू की मीडिया से, बाद में उसकी तरदीद भी सामने आ गई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने फैजाबाद अमल दरामद केस में हुकूमत की जानिब से बनाई गई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को आज गैर कानूनी करार दे दिया और कहा कि हम जानना चाहते हैं कि फैजाबाद धरने का मास्टरमाइंड कौन था। फैजाबाद नजरसानी केस की समाअत चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतर बिन अल्लाह पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच कर रहा है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि अबसार आलम ने अपने बयान में वजारत दिफा के मुलाजिम पर संगीन इल्जाम आयद किए हैं। अटॉर्नी जनरल साहब, क्या आप इन इल्जाम के बाद भी नजरसानी दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं? अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ने कहा कि अबसार आलम के लगाए गए इल्जाम देखे हैं, हमने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई है। जिस पर चीफ जस्टिस ने पूछा कि अबसार आलम फैजाबाद धरने के वक्त क्या थे। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, फैजाबाद धरने के वक्त अबसार आलम चेयरमैन पैमरा थे। जस्टिस काजी फायज ईसा ने इस्तफसार किया कि विफाकी हुकूमत ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कब बनाई, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने बताया कि 19 अक्टूबर को विफाकी हुकूमत ने कमेटी तश्कील दी। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तमाम पहलुओं का जायजा लेकर रिपोर्ट देगी। और इसके अलावा हम प्रोग्राम में बात करेंगे कि आखिर जो कानूनी माहिरीन हैं आज की समाअत के हवाले से और चीफ जस्टिस की सरबराही में ये जो बेंच था, जो फैसला इसकी जानिब से आया है, जो सवालात उठाए गए हैं, उस पर कानूनी माहिरीन क्या राय रखते हैं। एक अहम सवाल पहले हम ज़रा प्रोग्राम में डिस्कस करें। जो आफ्ताब बाजवा साहब की तरफ से कल इनिशिएट किया गया, मुलाकात हुई कल अडयाला में पीटीआई चेयरमैन इमरान खान से उनकी, और दीगर वकला भी उसमें शामिल थे। आफ्ताब बाजवा साहब ने मीडिया से गुफ्तगू की इस मुलाकात के बाद। जरा मुलाकात के बाद जो उन्होंने गुफ्तगू की वो आपको सुनाता हूं, फिर हम बात करते हैं। खान साहब ने हम सब वकला को बता दिया है कि उनको स्लो पॉइजनिंग हो रही है। उन पे पहले 2 दफा हमला हो चुका है। ये पूरी कौम को मैं अपनी तरफ से मैसेज दे रहा हूं कि आज वकला के दरमियान खान साहब ने ये बात कही है कि मेरे साथ स्लो पॉइजनिंग हो रही है, मुझे घर का खाना नहीं दिया जा रहा। यह है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, इंतहाई सीक्रेट। तमाम मामला में तो सीक्रेट है, हम डॉक्यूमेंट नहीं देने, ये सीक्रेट है। हमें हाई कोर्ट तक डॉक्यूमेंट नहीं मिले, हम गए हैं क्योंकि ये सीक्रेट मैटर है। सीक्रेट मैटर होने की वजह से हम कुछ नहीं देंगे। लेकिन हमने कहा कि अगर ये सीक्रेट मैटर है तो हम अपने क्लाइंट से सीक्रेट जो है वो मुलाकात करेंगे। हम किसी के सामने ओपन नहीं करेंगे, ना डिप्टी सुपरडेंट होगा, ना सुपरडेंट होगा, ना ही किसी इदारे का आदमी हमारे दरमियान होगा। और ओपन होगा, खुली जगह पे होगी। अदालत ने वाज़ेह तौर पे सुपरडेंट जेल को, डिप्टी सुपरडेंट को हुक्म दिया कि आप इनको खुली जगह पे ओपन, जिस तरह वकला कहते हैं, मुलाकात करवाएंगे। हमारी मुलाकात फिर एक कमरे में करवाई गई जहां पे बग लगे हुए थे, कैमरे लगे हुए थे। हमने एहतजाज किया सुपरडेंट को कि आपको हुक्म दिया गया है कि आप हमारी ओपन मुलाकात करो। उसने कहा जी यहाँ करनी है तो करें, नहीं करनी तो मैं कहीं और नहीं कराऊंगा। ये हो रहा है नाइंसाफी हमारे साथ। तो नाज़रीन, आफ्ताब बाजवा साहब की आप गुफ्तगू सुन रहे थे, लेकिन आज जेल हुकाम की जानिब से जो रिपोर्ट सामने आई है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। उनको 8 कमरे दिए गए, 9 उनके पास डॉक्टर्स हैं ड्यूटी पर, टीवी चैनल्स वहाँ पर 10 टीवी चैनल जो हैं वो अलाउ किए गए हैं, अखबारात उनको दिए गए हैं और वो वक्फे वक्फे से उसको तब्दील कर सकते हैं। इस पर हम बात करेंगे। आफ्ताब बाजवा साहब ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं कुछ देर में, अभी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। साबिक MPA उज़मा कारदार साहिबा, मोहतरमा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने शो में हमें ज्वाइन किया। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ सबसे पहले तो फैज़ाबाद धरना केस के हवाले से आपने यकीनी तौर पर आज की जो प्रोसीडिंग है वो आपने सुन रखी है। कौन है मास्टरमाइंड फैज़ाबाद धरने का, मैडम? जी, बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया। इसका आप भी इंतजार करें और इसका मैं भी इंतजार करूंगी, और इसीलिए फुल बेंच, इसीलिए ये बेंच बैठा हुआ है और हमारे जो चीफ जस्टिस हैं वो इसकी सरबराही कर रहे हैं। और वो इस मामले में उन्होंने जो आज उनका मुकालमा मैं पढ़ रही थी, उन्होंने किसी को स्पेयर नहीं करना, और वो इसकी जो हकीकत थी और जो उसके पीछे सच्चाई थी, जब तक के उसकी तह तक वो नहीं पहुंच जाएंगे, ये केस जो है ये इख्तिताम तक नहीं पहुंचेगा। तो मेरे ख्याल में जो अबसार आलम साहब ने भी जो सारी बातें बताई हैं, बड़ी ये आंखें खोलने वाली वो सारी बातें हैं कि किस तरीके से, और चीफ जस्टिस के अपने रिमार्क्स हैं कि कोई भी बाहर से आ जाए और जिस तरह मर्जी आप यहाँ पे इस तरह की कार्रवाइयाँ कर लें। तो मेरे ख्याल में
मैं तो कुछ इस पे ज्यादा कमेंट नहीं करूंगी। सब जुडिस ये केस है, चीफ जस्टिस खुद इसकी सरबराही कर रहे हैं और वो हर पहलू से हर तक पहुंचेगा केस। आप भी देखेंगे और मैं भी देखूंगी। ठीक है, हम नवाज शरीफ साहब की वापसी जिस तरह से हुई, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में थी, लेकिन आपने जब बाकी रहनुमाओं ने पार्टी को क्विट किया, लेकिन आप उससे बहुत पहले छोड़ चुकी थी। गालबन जनवरी के महीने में ही आपने पार्टी को जो है वो छोड़ दिया था और मुस्लिम लीग नवाज ज्वाइन की थी, इफ आई एम करेक्ट। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो पीपल्स पार्टी है, पीटीआई है, उनकी तरफ से ये एतराज़ात उठाए जा रहे हैं कि तमाम तर तवज्जो इस वक्त नून लीग की तरफ है और नून लीग को तमाम तर जो है वो ग्राउंड प्रोवाइड किया गया, हमें दीवार के साथ लगाया जा रहा है। और आज जो पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की गुफ्तगू है उससे भी ये नजर आता है कि अब तो तमाम तर मार्जिन जो है वो मुस्लिम लीग नून को मिल रहा है। आप भी ये समझती है दुरुस्त है बात? देखिए जी, मैं तो पीपल्स पार्टी के साथ सिर्फ हमदर्दी कर सकती हूँ, क्योंकि जाहिर है हमने इनके साथ हुकूमत इकट्ठे की थी तो उस वक्त इनके मामलात और थे और इनका रवैया भी और था। बना के सोच बैठ गए थे कि अरब में जो है वो बिलावल भुट्टो होगा। अब उनकी सारी उम्मीदों पे पानी फिर गया है, क्योंकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आ गए हैं और जिस तरह से बालेहाना उनका इस्तकबाल हुआ है 21 अक्टूबर को, तो साफ नजर आ रहा है कि वो अगली हुकूमत वो बनाएंगे और इंशाल्लाह जो है वो चौथी दफा प्राइम मिनिस्टर के भी कैंडिडेट होंगे। तो मेरे ख्याल में मैं इनको यही मशवरा दूंगी कि रोने पिटने से कोई फायदा नहीं है। आप एक सियासी जमात की तरह बिहेव करें। हम भी मैदान में उतरे हुए हैं, आप भी सारे मैदान में उतरे हुए हैं, सब अपने अपने जलसे जुलूस भी कर रहे हैं। साना कारसाज में जब आपका सारा वो बहुत बड़ा इज्तिमा हुआ था, पीटीवी ने उसको लाइव कवरेज दी थी, तो बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड है। और इनके वो नासिर शाह को मैं सुन रही थी, वो कह रहे थे कि हमें कोई वैसे गिला नहीं है, हम सिर्फ ये गिला कर रहे हैं कि जी हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए फंडिंग जो है सिंध में उसको आप जो है इस वक्त जारी रहने दें। तो उस हवाले से उनको कोई मेरे ख्याल में शिकायत थी, अदरवाइज तो उनको प्रॉब्लम नहीं है। वो कहते हैं कि सब ठीक है, हम भी निकले हुए हैं, आप भी निकले हुए हैं। पीटीआई का जहां तक ताल्लुक है, देखिए इमरान खान ना तो अपनी पार्टी संभाल सके, ना अपना मैनिफेस्टो संभाल सके, और जो खमियाजा है उनकी गलत पॉलिसीज, गलत डिसीजंस, गलत उनकी जो रवैये, जिस तरह से उन्होंने अवाम को, अपनी पार्टी को उकसाया, इदारों के खिलाफ खड़ा किया, इदारों पे हमले करवाए, ये उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। ये मुकाफात अमल है। अब उनको चाहिए कि खुद वो कानून का सामना करें और इसके अलावा जो जो लोग उसमें मुलविस हैं वो भी कानून का सामना करें। और जो बाकी पार्टी बाहर बैठी हुई है वो अगर क्लेम करते हैं कि जी मैं बहुत बड़ी पार्टी का सरबराह हूं, तो बाकी लोग हैं, शफकत महमूद हैं और लोग हैं जो बैठे हुए हैं, उनके हाथ में पार्टी दें ताकि वो भी फिर कोई लाए अमल बनाए, वो भी निकले मैदान में। तो रोने पीटने से कोई फायदा नहीं है। आपके पास सबके पास लेवल प्लेइंग फील्ड है। इलेक्शन कमीशन ने कोई उनको नाअहल तो नहीं किया, वो बिल्कुल उतरे मैदान में और अपनी कैंपेन वगैरह चलाएं जिस तरह बाकी सियासी जमातें चला रही हैं। आपने देखा है कि मरियम नवाज साहिबा जो हैं, पिछले 3-4 माह से जब से वो चीफ ऑर्गेनाइजर बनी है, वो एक मिनट नहीं बैठी। वो बैक टू बैक जो है उन्होंने मुतहर्रिक की पार्टी, एक सोई हुई पार्टी को दोबारा उसमें रूह फूंक के जिंदा किया। दोबारा वो बहुत मायूसी की हालत में थे। 4 साल आपको पता है कि मुश्किल तरीन टाइम देखा पार्टी ने भी और उसकी लीडरशिप ने भी। तो उन्होंने ख्वातीन के विंग को मुतहर्रिक किया, सारा यूथ उनसे इंस्पायर हुआ, वो उनके इर्द गिर्द हैं। सोशल मीडिया टीम्स को उन्होंने दोबारा रिस्ट्रक्चर किया, पूरी पार्टी। और अब आप देखें कि सवाल तो ये, आप क्योंकि कैंडिडेट्स हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पार्ट रही हैं, जब हुकूमत में आए तो उस वक्त नून लीग की तरफ से ये एतराज़ उठाया जाता रहा कि हमें पाबंद सलासल करके हमारे ऊपर मुकदमात बना के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लाया गया। कुछ लोग उनको सिलेक्टेड कहते रहे, कुछ लोग और उनके लिए अलकाबाद इस्तेमाल करते रहे। अब अगर उस तरह से मियां नवाज शरीफ भी आएंगे, आप जिस तरह से कह रही कि वो चौथी मरतबा बनेंगे प्राइम मिनिस्टर, तो फिर वो क्या अपना टेन्योर पूरा कर पाएंगे? सवाल तो फिर ये है कि मामला तो कभी भी बिगाड़ का शिकार हो सकता है इस तरह। देखिए, सबको पता है कि मदर ऑफ ऑल डील्स जो थी वो 2018 में जब प्रोजेक्ट इमरान आया था,
किस तरीके से इन्होंने एक साजिश करके मियां साहब को एक अकामे की बुनियाद पे पनामा का कह के तो नाअहल कर दिया था। सब लोगों को समझ आ गई थी कि ये, और अब जितने जितने सारे मोरे उसमें इस्तेमाल हुए वो एक एक करके कैफरे किरदार तक पहुंच रहे हैं। अब कोई भी जो कोई डील हुई है अगर नून लीग की, अगर आप इतने श्योर हैं नहीं, कि वो प्राइम मिनिस्टर मैं आपको बताती हूँ ना। अब अगर जो इमरान खान, जो डील तो उस वक्त हुई थी ना, ये जितने इल्जामात इन पे लगाए गए नून लीग की लीडरशिप पे, कोई भी वो सबूत एक भी नहीं सामने ला सके, और ये सारे बाइज्जत तौर पे कोर्ट्स ने इनको बरी किया। तो वो उनको किसी ने कोई फेवर नहीं की थी। मियां साहब जो है अब इसलिए वापस आए हैं क्योंकि पहले वो क्यों आते, जब वो गुड टू सी यू वाला जो ड्रामा चल रहा था, तो आके उनका फायदा क्या था यहाँ पे आने का, जब टके टोकरी जो थी हिफाजती बेलें जो है वो एक एक डेढ़ मिनट में झोली में डाली जा रही थी इमरान खान के, तो वो क्यों आते? उनको बड़ी तकलीफ में थे, बड़ी अजियत में थे, क्योंकि उनका दिल पाकिस्तान की अवाम के लिए धड़कता। उनको पता था कि वो कितनी तकलीफ में है पाकिस्तान की अवाम। लेकिन अब जब उनको पता है कि जी एक इलेक्शन का टाइम नजदीक है, वो उन्होंने आना ही अब था, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन कैंपेन जो है वो लीड करनी है मुस्लिम लीग नून की, और वो आए हैं और 40 साल का निचोड़ साथ वो लेके आए हैं। और उन्होंने आके बिल्कुल क्लियरली अपने स्पीच में कहा है कि मेरे दिल में कोई इंतकाम की तमन्ना नहीं है, मैं सिर्फ पाकिस्तान के अवाम की खुशहाली चाहता हूं, और उसके लिए मैं दोबारा यहाँ पे आया हूँ। तो आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे किस तरीके से तरक्की का सफर जो कि रुका था, बेदर्दी से रोका गया था 2017 में, वो वहीं से तरक्की का सफर जो है वो दोबारा शुरू होगा इंशाल्लाह। उनकी तकरीर पर या उन जो बयानियां वो लेकर आए उस पर तो बहुत से सवालात उठ रहे हैं कि वो क्या ऐसा फॉर्मूला लाएंगे कि मुआशी तौर पर या पॉलिटिकली मुल्क स्टेबल होगा। अगर पहले 16 महीने शहबाज शरीफ जब प्राइम मिनिस्टर थे तब नहीं हो सका, अब वो क्या डिफरेंट करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि अगर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी मुतारिफ करवाने वाले वो और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हैं, तो इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं वो क्या बात करेंगे मियां नवाज शरीफ? अब चूंकि जल्द से भी प्लान किए जा रहे हैं और इलेक्शन कैंपेन का भी मुस्लिम लीग नवाज आगाज कर चुकी है, तो कोई बात करेंगे कि तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए और मुखालिफिन के एतराज़ात खत्म होने चाहिए? लेकिन ये एक तो ये कोई जायज बात नहीं है कि आप पिछले 16 साल को मियां नवाज शरीफ साहब के वक्त से आप कंपेयर करें 2017 में 16 महीने, क्योंकि ये एक पीडीएम की और एक मुश्तरका ये कोलिजन गवर्नमेंट थी। और 2022 में जब ये इमरान खान जो थे वो रिमूव हुए थे क्योंकि मेजॉरिटी नहीं थी उनके पास, तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने क्लियरली शहबाज शरीफ को कहा था कि आप अपनी अलविदाई स्पीच लिख लें, और आपने जैसे ही आप पीएम बनेंगे आपने ये असेंबली डिसॉल्व करनी है और आपने इलेक्शंस में जाना है। उस वक्त हाथ उठा उठा के लोग इमरान खान को बददुआएं दे रहे थे, उनकी जिंदगी इतनी मुश्किल हो गई। ठीक है उस्मा साहिबा, मैं अभी आपके पास आता हूं। बाजवा साहब जो लॉयर हैं पीटीआई चेयरमैन इमरान खान के, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। बाजवा साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मैंने सर आपकी गुफ्तगू अभी चलाई है प्रोग्राम में, स्लो पॉइजनिंग दी जा रही है क्या पीटीआई चेयरमैन को? आपकी तरदीद भी गालिबन आई है इस हवाले से कुछ? जी बिल्कुल, कल हमारी मुलाकात थी, हमारा केस भी था, हम 5-6 वकला मौजूद थे जिनकी मौजूदगी में इमरान खान साहब ने कहा मुझ पर 2 दफा हमला किया गया। एक दफा गोलियां मारी गई जो मुझे लगी, दूसरी दफा जुडिशियल कम्प्लेक्स के अंदर हमला किया गया, तीसरा जो इन्होंने किया पूरे पाकिस्तान के अंदर मेरे वर्कर्स जो है 10,000 के करीब गिरफ्तार किए हैं। और दूसरी एक बात कही कि अब मेरे जितने लीडर हैं उनको पकड़ के ले जाते हैं, उनके कारोबार बंद, उनके घर बंद, उन्हें बीवी बच्चों जवान बेटियों को हुआ करके ले जाते हैं और कोई पूछने वाला नहीं, कोई अदालत देखने वाली नहीं। फिर इन जस्टिस शाहिद कामरान की अदालत में, जस्टिस मुनीब की अदालत में पेश कर देते हैं इंटरव्यू के लिए, तो वो रिलीज हो जाते हैं। अब आपके एंकर हजरात जस्टिस बन गए हैं। तीसरी बात जो उन्होंने बड़ी अहम की वो ये थी कि इन्होंने मुझे हर तरह से तोड़ने की कोशिश की है, जेल के अंदर भी और पहले भी हर तरह की मुझे ऑफर्स की हैं, लेकिन ना मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान छोड़ूंगा, ना ही मैं इनकी कोई बात मानूंगा, मैं पाकिस्तान में रहूंगा और पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तानी बन के ही रहूंगा। तीसरी बात उन्होंने कहा कि अब इन्होंने हर कोशिश कर ली थी मुझे मारने की, अब आप कोशिश कर रहे हैं कि मुझे स्लो पॉइजनिंग के जरिए कत्ल करने की। ये प्लान बना चुके हैं और इस पे काम कर रहे हैं। कौम को बता दें कि ये मेरे साथ ये कुछ भी होने वाला है, और मैं इसीलिए मैं आपको बार बार बताऊंगा। कल भी प्रोग्राम, क्योंकि मैं जल्दी में हम अदालत से निकले थे, तो कुछ मैं बात कह बैठा कि उनको जो है स्लो पॉइजनिंग दिया जा रहा है, वो ये नहीं था। वो उन्होंने ये बात कही थी कि मुझे स्लो पॉइजनिंग देने की कोशिश की जा रही है, उसका मंसूबा बन चुका है।
ये बात उन्होंने बार बार हम वकला की मौजूदगी में 4-5 दफा कही कि आप कौम को बता दें कि मेरे साथ अंदर जेल के अंदर जो हो रहा है यही आमर फारूक चीफ जस्टिस नवाज बाजवा शरीफ साहब के की जेल हुकाम की जो रिपोर्ट आज सामने आई है, 8 कमरे पीटीआई चेयरमैन को दिए गए हैं, 9 डॉक्टर्स ड्यूटी पर हैं, 10 चैनल उनको दिखाए जाते हैं, हर घंटे बाद चैनल तब्दील कर दिया जाता है, बेड मैट्रेस अखबार की सहूलत दी गई है, वर्जिश करने के लिए साइकिल और लोहे का रॉड दिया गया है, 20 फुट का सेन मौजूद है जिसमें वो वॉक करते हैं, अपनी मर्जी का वो खाना खाते हैं, बावर्ची उनके पास मौजूद है। ये तमाम जेल हुकाम की तरफ से जो इत्तलात आ रही हैं ये दुरुस्त नहीं दिया कि वकला की मुलाकात ओपन करें, क्योंकि ये सीक्रेट ऑफिशियल एक्ट का मामला है। इसलिए आप जब हुकूमत कहती है कि ये सीक्रेट ऑफिशियल एक्ट है, इसको कोई ना जो साफी इस कार्रवाई को दे सकता है, ना कोई आदमी दे सकता है, तो फिर इनके वकला की मुलाकात भी सीक्रेट होनी चाहिए। जिस पर हमने इस्तदा की कि कमरों के अंदर कैमरे लगे हुए हैं, बग्स लगे हुए हैं, लिहाजा हम कोई बात अपनी कानूनी जो है नहीं करना चाहते, हमारा डिफेंस लीक होगा। जिस पर अदालत ने हुक्म दिया कि इनकी ओपन मुलाकात कराई जाए। फिर सुपरडेंट जेल ने फिर भी हमें एक कमरे में बिठा के इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब को बुला के मुलाकात करवाई, तो हमने कहा हम केस के मतलब कोई बात नहीं करेंगे, अदालत ने ये हुक्म दिया है, हमारी हुक्म खुली जगह पे मुलाकात कराई जाए, वो भी नहीं करवाई गई। ना ही हमें सैफर के मतलब कागजात दिए जा रहे हैं, ना ही हमें कोई फाइल दिखाई जा रही है, ना ही वकला को किसी किस्म की कोई सहूलत दी जा रही है। यहाँ तक कि अदालत के हुक्म के भी कल जो है वो इन्होंने जो है वो किया है जेल हुकाम ने, जो वो कहते हैं जेल हुकाम कहते हैं कि हमारी मजबूरी है। क्या मजबूरी है? मैंने पूछा सुपरडेंट जेल से। वहां पे खुले आम जो है वो एजेंसियों के आदमी फिर रहे होते हैं जेल के अंदर, निगरानी कर रहे होते हैं कार्रवाई की। इस तरह इंसाफ नहीं होता, ये फेयर ट्रायल नहीं हो रहा इमरान खान के साथ। मैं आपके टीवी के जरिए ये बताना चाहता हूं लोगों को, इमरान खान के साथ बहुत बड़ी ज्यादती हो रही है। अगर इमरान खान ने कहा कि जी मेरा बायोमेट्रिक करने के लिए आमर फारूक चीफ जस्टिस ने कहा इसे एम्बुलेंस पर लेके आओ जख्मी हालत में भी, तो मैं उस हालत में भी गया था। नवाज शरीफ का जो है बायोमेट्रिक के लिए पूरा अमला जो है अदालत का वो मौजूद था वहां पे। ठीक है। दूसरी तरफ अपने बाजवा साहब अपने वकला के जरिए उन्होंने दूसरी सियासी जमातों के साथ और इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी उन्होंने राब्ता हमारा मुनक़ता हुआ है। उन्होंने उज़मा साहिबा पीटीआई चेयरमैन ने, आप जानती हैं इसको, कि अपने वकला की टीम के जरिए पैगाम भेजा, मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात भी हुई, पीटीआई के आला सतह के वफ्द की, और इत्तला थी कि पीपल्स पार्टी से भी एक पीटीआई के आला सतह का वफ्द मिलेगा, इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी वो ताल्लुकात बेहतर चाहते हैं। लेकिन कल जो ये खबरें, और अभी आप बाजवा साहब की गुफ्तगू सुन रही थी कि उनको स्लो पॉइजनिंग दी जा रही है या दी जा सकती है, ये तमाम तर सूरत हाल तो बहुत अलार्मिंग है। तमाम जितनी जमहूरी क़ुव्वतें हैं बशमूल नून लीग के, आपको नहीं लगता कि आपको सुनना चाहिए इन तमाम तर बातों को? देखिए, पहले तो बाजवा साहब को एक पानी का ग्लास जरूर पहुंचा दें। उनका ब्लड प्रेशर जो है ना, मेरे ख्याल में वो अपनी से उसका ख्याल करें। अब मुझे समझ नहीं आती, मैं तो हंस रही हूँ इस बात पे। खुदा के लिए इमरान खान को बोले कि ये तोता मैना की कहानियां अब सुनाना बंद कर दें, ये ड्रामेबाजी अब बंद कर दें। बहुत हो गई, बहुत कौम को उन्होंने बेवकूफ बना लिया है। कभी मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर लिए, मुझे 4 लोग कत्ल कर रहे हैं, कभी मैंने वीडियो रिकॉर्ड करा के रखवा दिए, मुझे 5 लोग, ये 5 लोग कत्ल कर रहे हैं, कभी मुझे 6 कर रहे हैं। आज मेरी जो है वो टांग में इधर गोली लग गई, मैं उधर गोली लग गई, और मैं व्हील पे जा रहा हूँ, और मैं लेकिन मैं कभी किसी नहीं, लेकिन वो हमले का हम क्या कह सकते हैं? वो क्यों शौकत खान भागे गए 3 घंटे? क्यों नहीं किसी हुकूमत की? जब तक आपको पता है वो क्या मुझसे बाहर है, और इस वक्त भी वो पिकनिक मना रहे हैं। उनको इतनी, आपने खुद ही वो लिस्ट कर दी कि ड्राइंग रूम बना हुआ है, नेटफ्लिक्स का भी कनेक्शन है उनके पास, ट्रेडमिल आ गई है, उनके लिए एक लाइन लगी है डॉक्टरों की, और लाइन लगी हुई है खिदमतगारों की, और हर किस्म की सहूलत उनको मिली हुई है। वो देसी घी में वो मुर्गे खा रहे हैं, देसी घी में वो मटन खा रहे हैं। कमाल है। यानी कि वहां पे जो है एक उनके लिए एक पिकनिक हो रही है, और वो साथ साथ ड्रामेबाजी भी कर रहे हैं कि मुझे स्लो पॉइजनिंग हो रही है। खुदा का खौफ कर ले, रहम करें इस कौम पे, ना इतना झूठ बोले, ना ये इस तरह की बातें किया करे। कोई नहीं अब आप पे यकीन करता, मुझे तो रत्ती भर यकीन नहीं है। रोज इनकी एक नई स्पिन स्टोरी होती है, रोज एक नई स्पिन स्टोरी होती है। ये सिर्फ इसलिए है कि बस तमाशा बनाया जाए कि भैया आप अपने कानून को पहले सामना करें। आपने जो पूरी अपनी कौम को, अपने इदारों पे हमले करवाए, और जो आपने अपने इदारों में
जो उनमें तफरीक पैदा करने की कोशिश की, जो आपने वहां पे जो शहीदों के जो शोहदा के यादगार है उनको आपने तोड़ फोड़ करके बर्बाद किया। आप पहले उसका जवाब दें, आप साइफर का जवाब दें, आप ये ड्रामेबाजी बंद कर दें। मुझे समझ नहीं आती कि ये बाजवा, ये कौन है? ये सारे, इनको ये नहीं पता किसी भी मुल्क में आप चले जाएं, आपकी रिकॉर्डिंग होती है, आप नहीं मिल सकते किसी कैदी से जब तक कि उसकी रिकॉर्डिंग साथ हो रही हो। हर चीज मॉनिटर होती है, क्योंकि ये जेल है, ये कोई बादशाह का महल नहीं है कि जो लॉयर्स तो मैडम मिल सकते हैं, लॉयर्स तो उनके मिल सकते हैं उन्हें। नहीं, लेकिन मिलेंगे, लेकिन मॉनिटरिंग होगी उनकी। आप अमेरिका के किसी जेल में चले जाएं, आप यूके के किसी जेल में चले जाएं, मॉनिटरिंग के बगैर कैदी को नहीं मिलने दिया जाता। क्यों नहीं इनको इस बात की समझ आती? क्या इन्होंने राजो न्यास करने हैं? क्या इन्होंने जाके वहां साजिशी कहानियां बेलनी है उनके साथ? जो वो ये हो नहीं सकता है, ये है नहीं जेन मैन्यून में, और ये है किसी भी कानून में नहीं। तो एक तरफ पीपल्स पार्टी भी आप लोगों से नाराज हो चुकी है, और जिस तरह से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने 4 मरतबा तकरीबन गुफ्तगू की है कि नून लीग हमारे साथ जो है वो ज्यादती कर रही है, और इशारा दिया है कि लेवल प्लेइंग फील्ड तो पीटीआई को नहीं मिल रही तो हमें भी नहीं मिल रही। इस वक्त सिर्फ नून लीग ही नजर आ रही है हमें। मेरी बात सुन लें, मेरी बात सुने। हमारी किधर है हुकूमत इस वक्त? हमारी तो कहीं भी हुकूमत नहीं है। ना हम सेंटर में है कहीं, ना हम पंजाब में है, ना हम केपी में, ना हम कश्मीर में, ना हम गिलगित बल्तिस्तान में। तो हमारी तो हुकूमत ही नहीं है। तो आप हम क्या कर रहे हैं? हम तो एक सियासी जमात हैं, हम सिर्फ जलसे कर रहे हैं, हम अपनी पार्लिमानी बोर्ड बना रहे हैं, हम अपने आप को मुतहरिक कर रहे हैं, हम तो अपने इलेक्शन कैंपेन की तरफ जा रहे हैं। आप भी जाएं, आप भी बढ़ें, आपको किसने रोका है? मुझे समझ नहीं आती है कि ये क्यों इस तरह की कहानियां करते हैं। अगर आपको ये तकलीफ है कि जी वहां सिक्योरिटी क्यों जलसे में दी गई, तो वो तो आपके भी हर जलसे में सिक्योरिटी दी जाती है, पीटीआई के भी हर जलसे में सिक्योरिटी दी जाती है। ये इंतजामिया का फर्ज है कि वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करे सब जलसे में आने वाले लोगों के लिए। तो मुझे समझ नहीं आती कि ये क्यों रोना पिटना इन्होंने मचाया हुआ है। खुदा के लिए अपनी एनर्जीज जो है अब इलेक्शन की तरफ मुतवज्जो हों। ठीक है जी, उज़मा कारदार साहिबा मुझसे भी नवाज से और आफ्ताब चेयरमैन पीटीआई के वकील प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नाजरीन, एक वक्फा लेंगे और वक्फे के बाद बात करेंगे। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को आज अपने मुल्क वापस भेज दिया गया, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सेनेटर फरतुल्लाह बाबर ने इस हवाले से एक दरख्वास्त दी है और इस पर एतराज़ात कुछ उठाए। हम इस पर आज तफसीलन बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हम प्रोग्राम में बात कर रहे थे गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के पाकिस्तान छोड़ने की जो डेडलाइन थी वो ख़त्म हो गई है, और अब तक कितने गैर मुल्की अपने वतन वापस पहुंच चुके हैं इस हवाले से आपको बताना है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक 14 लाख गैर कानूनी जो अफराद थे पाकिस्तान में मुकीम थे, और उनमें से तकरीबन 2.25 लाख जो हैं एक रिपोर्ट के मुताबिक वो वापस जा चुके हैं। आज पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद की वापसी की जो डेडलाइन है उसको ख़त्म होने के बाद गैर कानूनी मुकीम अफराद की बेदखली के लिए मुल्क गिर ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। इस सिलसिले में वजारत दाखिला ने फ़ौरन एक्ट 1946 के तहत सूबों को हुक्मनामा जारी किया है, और जो मामूली जराइम ज़ेर तफ्तीश और सज़ा याफ्ता गैर मुल्की है वो भी बेदखल होंगे, और डेडलाइन गुजरने के बाद कोई गैर कानूनी तारकीन वतन को पनाह देने में अगर मुलव्वस पाया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। अफगानिस्तान जाने वालों के लिए चमन पाक अफगान बॉर्डर पर कैंप कायम कर दिया गया है। इस्लामाबाद से गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की मुंतकिली का अमल शुरू हो चुका है। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद SSP CTD ने 64 गैर मुल्कियों को तोरखम बॉर्डर के लिए रवाना कर दिया है। 2 बसों में सवार अफगान बाशिंदों को पुलिस सिक्योरिटी में तोरखम बॉर्डर के लिए रवाना किया गया है, और इसी तरह से रावलपिंडी में भी गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज हो चुका है, और 100 से ज्यादा गैर मुल्कियों को हिरासत में ले लिया गया है। कमिश्नर रावलपिंडी ने बताया है कि अटक, जेहलम, चकवाल, रावलपिंडी में होल्डिंग सेंटर्स कायम कर दिए गए हैं, और अफगानिस्तान रवानगी के लिए 319 गाड़ियों में 883 खानदानों की वापसी अमल में लाई गई है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस इकदाम की कुछ मुखालफत की है, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है कि ये जो गैर मुल्की पाकिस्तान में मुकीम हैं उनको इस तरह से बेदखल करना दुरुस्त नहीं है। जबरी बेदखली का मामला पीपल्स पार्टी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में ले जा चुकी है,
और आइन में दिए गए 12 बुनियादी हुकूक का जिक्र किया गया है कि उनका इतलाक गैर मुल्कियों पर भी होता है। इस दरख्वास्त का मतन है। मेरे साथ प्रोग्राम मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। सर, अब तक कितने गैर मुल्की जो हैं वो एग्जैक्टली अफगानिस्तान भेज दिए गए हैं? देखेंगे आज जो लेटेस्ट है, सुबह तक तो 1,26,000 जा चुके थे आज तक के। और फिर बाद में ये है कि वो टाइम होता है गेट के खुलने और बंद करने के, तो दैट्स वाई कुछ डिले हुई है स्पेशली तोरखम वाली साइड पे। 1,20,000 आपने बताया बाशिंदे जी, 1,26,000 के करीब जी जा चुके हैं। तो बाकी बहुत सारी तादाद में वहाँ गेट्स पे भी अवेलेबल हैं, क्योंकि तोरखम वाली साइड पे उन्होंने, अफगानिस्तान वाली साइड ने पहले गेट बंद कर दिए थे। तो बहुत लोग जा रहे हैं जी, वापस जा रहे हैं। और अकॉर्डिंगली जो गवर्नमेंट ने अरेंजमेंट्स किए हुए थे, जो होल्डिंग सेंटर्स बनाए हुए हैं, तो बड़े डिग्निफाइड तरीके से अरेंजमेंट्स हुए हैं और होल्डिंग सेंटर से ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं और सब्सिक्वेंटली बॉर्डर्स ले जाके वहाँ पे एक उनका डेटा भी मेंटेन किया जा रहा है और वहाँ पे नादरा का रिकॉर्ड भी अपडेट किया जा रहा है एंड सब्सिक्वेंटली फिर वहाँ से बॉर्डर क्रॉस करवाया जा रहा है। ठीक है। और इस अमल पर जो एतराज़ात उठाए जा रहे हैं कुछ हलकों की जानिब से कि आइन नहीं कहता कि इस तरह से डील किया जाए गैर मुल्कियों के साथ, और ये गैर कानूनी इकदाम है इस तरह से उनको मुल्क से बेदखल करना, इस पर क्या कहेंगे? देखें ना, ये कानूनी कौन कैसे हो सकता है कि आपके मुल्क में आके 30 लाख बंदे आके रह रहे हैं? वो कानूनी तो हो ही नहीं सकता है ना। कानूनी तो वो लोग रह रहे हैं जिनके पास कार्ड हैं, प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड है, वो कानूनी है। अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स हैं, वो कानूनी है। बाकी तो इलीगल हैं। आप अरबों को देख ले, 22 मुल्क हैं, एक ज़बान है, एक कल्चर है, एक ट्रेडिशंस है, लेकिन दे आर डिफरेंट है। हर कंट्री में एक दूसरे में जाते हैं, पासपोर्ट से जाते हैं, किसी की मजाल नहीं है ऐसे बॉर्डर क्रॉस कर दूसरे मुल्क में जाए। तो हम भी यही चाह रहे हैं कि इज्जत और आपस में इसी बात में है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दोनों ममालिक में होगी तो पासपोर्ट हो। देखिए, शुरू में तस्करे पे आते रहे हैं और एक किस्म के वो एक वेलकम करते रहे हैं। हालात उस वक्त मुश्किल थे, तो उस वक्त हालात मुश्किल, इवन पिछली जो गवर्नमेंट थी पिछले 20 साल में, तो यहाँ पे इन लोगों का यही कहना था कि वहाँ पे हालात ठीक नहीं है, सिक्योरिटी सिचुएशन बेहतर नहीं है, पुल फैक्टर नहीं है, तो दैट्स वाई भी नहीं जाना चाहते हैं। अभी वहाँ पे अफगान तालिबान की हुकूमत आई, हालात बेहतर हैं, सिचुएशन बेहतर है, इकानमी उनकी बेहतर है, तो इनके लिए इसलिए जाना जरूरी है ताकि यहाँ पे हमारे लिए मसाइल बहुत ज्यादा है। हमारी सिक्योरिटी सिचुएशन विद इन पाकिस्तान, हमारे लिए बहुत सारे मसाइल इससे पैदा हो रहे हैं। हमारी इकोनॉमिक कंडीशन पे इसके इम्प्लीकेशंस हैं, फिर एंथरो डेमोग्राफिक मसाइल हमारे लिए खड़े हो रहे हैं। सो दैट्स वाई कोई मसला नहीं है, कानून में कहीं पे नहीं लिखा है, पाकिस्तान के आईन में कहीं नहीं लिखा है कि आप इनको नहीं बेच सकते हैं, ना रोक सकते हैं। देखिए, कानून गवर्नमेंट स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने एक फैसला किया है, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज ने उनको इम्प्लीमेंट करना है इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। ठीक है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, कुछ बात हम करते हैं फैटफ के हवाले से। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स एंड आईआर में पीएचडी स्कॉलर्स का एक सेमिनार हुआ है और उसमें जो पीएचडी स्कॉलर्स हैं उनकी तरफ से बड़े अहम सवालात उठाए गए। मिसाल के तौर पर कहा गया है कि जो ड्रग्स माफिया के असरात हैं इस खित्ते पर वो बहुत मनफी हैं और इंडिया की प्लेयर है इनको सपोर्ट करने में। उसके अलावा उन्होंने कहा है कि बॉलीवुड के ज़रिए भी इस तरह से असले की स्मगलिंग की जाती है। मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ कि गैर कानूनी रकूम की तरसील के हवाले से रिसर्च पेपर लिखा गया है और भारत के कैसीनो मार्केट में आलमी गैर कानूनी असले के सौदागरों की बड़ी इन्वेस्टमेंट मौजूद है और भारत की कैसीनो मार्केट अगर खंगाली जाए तो उसमें भारत के बड़े बड़े नाम जो हैं वो सामने आ सकते हैं और आलमी गैर कानूनी असले के सौदागर अपना ब्लैक मनी वाइट करने के लिए जो बॉलीवुड स्टार्स हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। इससे जुड़े हुए कई सवालात इस कॉन्फ्रेंस में जो है कायद यूनिवर्सिटी के उठाए गए हैं। सर, ये जो सवालात हैं आप भी कुछ उसमें ऐड कर सकते हैं? क्या आइडिया को अब शामिल नहीं होना चाहिए ग्रे लिस्ट में? देखें जी, बिल्कुल होना चाहिए। और जैसे देखें, एक क्वेश्चनियर हमें भी दिया गया था और हमने इसमें कितनी मेहनत की और इसमें अफवाज पाकिस्तान इसमें शामिल हुए और उन्होंने जाके फाइनली हमने इसको मैनेज किया। जो ऑब्जर्वेशन थे हमने सारे फुलफिल किए हैं। जबकि इंडिया की जब हम बात करते हैं, देखिए ये जो मनी लॉन्ड्रिंग, असल में एफएटीएफ बेसिकली देख रही है मनी लॉन्ड्रिंग कैसे होती है और क्या ये टेररिज्म को फंडिंग तो नहीं कर रहे हैं। तो इंडिया बिल्कुल इसी तरह, जिस तरह आपने कहा, ये ड्रग्स को भी, ड्रग्स के जो पैसा होता है वही फिर आके जगह फंड करते हैं टेररिज्म में। स्पेशली जब देखें पिछले 20 साल में
अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ यूज किया गया। वहां पे सेफ हेवन से 6 ट्रेनिंग टेररिस्ट कैंप्स थे, वहां पैसा तो यही जा रहा था, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी और ड्रग्स का पैसा आ रहा था, और वो वहां से लाके पाकिस्तान में वहां पे ये टेररिस्ट एक्टिविटीज कर रहे थे। और इसके अलावा देखें कि इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम में है वो बड़ी सस्पिशियस है, और उन पे क्वेश्चन रेज किया गया। मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, लेकिन है इसमें बहुत सारी अमाउंट थी जो मिलियंस के डॉलर्स में थी, और उस पर क्वेश्चन रेज किए गए थे इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम ने कि ये पैसा कहाँ गया। तो बेसिकली पैसा जा रहा था टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को। सेकंड ये देखें, जब पाकिस्तान का नाम चल रहा था, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में था, तो उस वक्त आपने देखा होगा कि इंडिया ने वहां पे बड़े प्रोटेस्ट अरेंज करवाए हैं। पेरिस में जहाँ पे FATF का हेडक्वार्टर है उसके बाहर में स्पेशली कुछ जो लोग जमा किए थे कि ये बलोच हैं, जबकि इनमें से एक भी बलोच नहीं था, सारे इंडियन लोग थे। उनको कवर में 10 बंदे खड़े किए हैं और फिर एल्सवेयर पोस्टर लगा के, बैनर्स लगा के पाकिस्तान को मलाइन कर रहे थे। बट अनफॉर्चुनेटली इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आजकल ये है, मफाद की जंग है, हर मुल्क अपना इंटरेस्ट देखता है। तो दैट्स वाई अभी इंडिया जो कुछ करता है तो इंटरनेशनल कम्युनिटी है बदकिस्मती से वो इग्नोर कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ चाइना वहां पे है, ताकि वो चाइना के खिलाफ इसको इंडिया को यूज कर रहे हैं। सो दैट इज द फैक्टर। लेकिन सॉलिड रीजंस बनते हैं, जिस तरीके से ये इंटेलेक्चुअल्स ने आज की इस कॉन्फ्रेंस में, सेमिनार में बातचीत की है, बड़े वैलिड पॉइंट्स रहे थे। So now it is up to यकीन है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ऑलरेडी इन चीज़ों की नो हाउ है, तो मेरे ख्याल में इस चीज़ को हमें डिफरेंट फोरम्स पे रेस करते रहना चाहिए। सर, इसमें कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर वक़ार मसूद खान ने खित्ते में आलमी ड्रग्स माफिया के असरात और खुसूसन भारत के किरदार पर रोशनी डालते हुए बताया कि भारत कैसे इन आलमी ड्रग माफियाज के लिए बैंक का किरदार अदा कर रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। देखें, मैंने बताया ना कि ये ड्रग्स का बड़ा सिलसिला है साउथ एशिया में, और ये फिर इसमें बॉलीवुड का आपने बात की तो इसमें वो भी शामिल हैं। फिर अंडरवर्ल्ड जो है, मुंबई के डॉन्स हैं, ये सारा एक लिंक बनता है जिनके जरिए सारी चीजें एक्टिविटी होती है। फिर ये है कि अफगानिस्तान में बेसिकली देखें, पिछले जब कुछ साल पहले वहां पे हीरोइन से खाली जो इनकम होती थी, इट वाज $55 बिलियन। वो तो अच्छा, ये तालिबान जब हुकूमत पे आए तो उन्होंने वो सारे वो ओपीएम की जो प्रोडक्शन थी वो जीरो कर दी। अच्छा, फिर उन्होंने जब वो जीरो कर दी तो उन्होंने फिर इस पे चले गए मेथ की प्रोडक्शन पे, जिसमें एक एफिड्रा एक पौधा होता है जिससे बाद में एफेड्रीन भी बनती है, उसको यूज करके फिर प्रोडक्शन स्टार्ट की, तो तालिबान ने उसको भी खत्म कर दिया था। अब क्या कर रहे हैं कि जी अभी ये जो कोल्ड मेडिसिन हैं या ये एफेड्रीन जो है जो मिलती है फार्मास्यूटिकल्स में, उसको यूज कर रहे हैं इंडोर बैठ के, उसको में से मेथ प्रोड्यूस कर रहे हैं जो नशे के लिए यूज होती है। तो इसमें फिर कुछ केमिकल जो है इंडिया से आता है। तो बेसिकली इस तरह एक लिंक बनता है, वो इस रीजन में ड्रग्स को बढ़ावा देने में इनका यकीनन बड़ा हाथ है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद है। नाज़रीन, वक्त खत्म हो रहा है, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।